पहले भी बता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे कि किसी विभाग से हम एक से ज्यादा विषय को देखते हैं जी। अब ये संभव है गुरु जी, किसी भी, जैसे हम चतुर्थ भाव में माता जी को देख रहे हैं, भूमि भवन भी देख रहे हैं, किसी को अपनी माता जी का भूमि भवन करना हो, तो ये कैसे हम डिस्कस करेंगे कि किसका किसमें बेनिफिट है, किसमें नहीं? बस भाई इसी के लिए हमने सबसे पहले मतलब कई बार ये बात हम रिपीट कर चुके हैं। हर एक विषय के लिए आप सभी जहाँ तक अपने पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं एक मन वो करके पूर्ण रूप में सुने। कोई भी दुनिया का विषय देखना, वो माता से संबंधित हो, पिता से संबंधित हो या भूमि भवन, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, उन सभी चीजों के लिए हमें दो चीजों पर विशेष रूप से फोकस करना है। सबसे पहला विषय यह है कि कोई भी चीज आप ये देखिए, देखने के लिए हमें कौन सा भाव चाहिए, कौन सा भाव रहेगा। ठीक है, जैसे अभी आशुतोष जी ने माता या भूमि इत्यादि जो भी जिस किसी विषय की भी चर्चा की, तो यदि माता की चर्चा की तो माता का विषय कौन सा है, माता का भाव कौन सा है, चतुर्थ। ठीक है, तो भाव क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ गाड़ी रुकी नहीं है, इसके साथ साथ हमें और भी दूसरे घटक चाहिए देखने के लिए, वो क्या है, ग्रह। अर्थात अब माता के विषय को कंफर्म करने के लिए हमें जो माता से संबंधित जो ग्रह है, ठीक है, जो माता को डिनोट करता है, जो माता को इंडिकेट करता है, जो माता को रिप्रेजेंट करता है, जो माता से संबंधित है, जो माता का कारक है, वो ग्रह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भाव। जब ये दोनों चीजें पूर्ण रूप में हमें पता लगेगी, बिल्कुल जैसे अगर माता का कारक है चंद्रमा, तो माता का प्रश्न पूछा है तो हमें चंद्रमा सबसे पहले चतुर्थ भाव के स्वामी को देखना है कि चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ है, कैसी स्थिति में है, किसके घर में बैठा है, शत्रु के घर में, मित्र के घर में, कौन से भाव में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, माइक ऑफ कर लीजिए, अच्छे भाव में बैठा है, बुरे भाव में बैठा है ना। और अगर किसी ग्रह के साथ बैठा है तो ये भी हमें देखना है कि वो किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, वो जहाँ बैठा है वो जो ग्रह है वो कहाँ के स्वामी है। मतलब संपूर्ण स्थिति, जैसा हमने कल एक लाइन का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपको किसी को अपनी बेटी की शादी करना रहता है तो उस लड़की के बारे में हम संपूर्ण पता करते हैं, उसी प्रकार से हम अर्थात उन विषय भाव के बारे में संपूर्ण पता करते हैं। उसके साथ साथ फिर आप ग्रह पर चलेंगे, कारक जो कि माता का कारक चंद्रमा है। ठीक है, तो माता का कारक है चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, चंद्रमा कौन से पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है, चंद्रमा किसके घर में बैठा है, कहाँ का स्वामी है, किस प्रकार की स्थिति में है, शुभ है अशुभ है। तो जब दोनों ही विषय हमें प्राप्त हो जाएंगे, दोनों ही विषय हमें प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात यहाँ हमने चतुर्थ भाव का स्वामी की भी संपूर्ण रूप में स्थिति देखी, उसके साथ साथ चतुर्थ भाव की भी स्थिति देखना है। ये सिर्फ नहीं हमने मात्र चतुर्थ भाव के स्वामी को देखा ना, हमें चतुर्थ पहले स्वामी देखना है ना, फिर उसके बाद जो उस चतुर्थ भाव में यदि कोई ग्रह इत्यादि बैठे हैं तो हमें उनकी भी चर्चा करना है। अभी जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और उसको चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ चंद्रमा। तो इसी प्रकार से जैसे आशुतोष जी आपका प्रश्न है कि ये चीजें हो सकती है कि किसी व्यक्ति का हो सकता है कुछ ना हो, राइट, लेकिन भूमि भवन बाहर का सुख, समझ रहे क्यों, क्योंकि उनके लिए दोनों चीजें देखनी है। ठीक उसी प्रकार से कल परसों हमारी कक्षा में बहुत विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन के विषय में विचार हुआ था, पत्नी इत्यादि या जीवन साथी जीवन संगिनी के रूप में विषय में विचार हुआ था। तो ठीक उसी प्रकार से आप सभी जातक एवं जातिकाओं को यदि अपने जीवन साथी के विषय में देखना है कि गुरुजी हमें हमारा जीवन साथी कैसा मिलेगा या मिलेगी, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, XYZ कुछ भी, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सातवें घर का स्वामी। अब सातवां घर आई थिंक आप सबको पता होगा कि कौन सा सातवां घर होता है। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल भी कुंडली ओपन कर लेते हैं तो लगे हम प्रैक्टिकल एक कुंडली ओपन कर लें ताकि मुझे एक पंचम भाव से प्रश्न था। बोले जैसे हम पंचम भाव से हम प्रेम देखते हैं, तो ये प्रेम क्या मतलब लड़की वाला ही देखते हैं या अपने जीवन का प्रेम? नहीं, जीवन का प्रेम भाई, अगर आपको अपने गुरु से प्रेम है, अपने इष्ट से प्रेम है ना, अपना कोई शौक है, इसलिए तो हमें जो हॉबी होता है, जो शौक, जो कला कि हमें जैसे होता है ना, हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है कुछ ना कुछ। जैसे हमने किसी व्यक्ति विशेष से पूछा था कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, शायद से अभिजीत मिश्रा जी थे, तो उन्होंने बोला मुझे सोना अच्छा लगता है। हालांकि सोना कोई कला नहीं हुई, परंतु इसी प्रकार से किसी को क्रिकेट खेलना, किसी को फुटबॉल खेलना, किसी को मूवी देखना, किसी को गेम खेलना, किसी को गाना सुनना, किसी को कुछ भी, कई प्रकार के जो विषय इत्यादि रहते हैं, आप समझे, तो कई प्रकार के जो विषय रहते हैं, तो कोई भी विषय किसी को पसंद हो सकता है, अर्थात हमें उनसे प्रेम है, हमें उस विषय से क्या है, प्रेम है। तो बस वही हमारा पंचम भाव है। ठीक है, अब जैसे हम एक कुंडली
शेयर कर रहे हैं, तो उसमें आप बस ये रुकिए, अभी हम आते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे कुंडली हम शेयर कर रहे हैं, आज हम लोग एक कुंडली का प्रैक्टिकल कर लें ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। चलिए, ये वाली पत्रिका आप सभी को दिख रही होगी, एक पत्रिका। ठीक है, वृश्चिक लग्न है, देखिए तो ये अब दिखेगी। तो अब आप ये देखिए, ये एक बहुत, हम इसलिए आराम से धीरे धीरे बोलेंगे ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग को समझने में दिक्कत हो। तो ये एक मान के चलिए कि भाई वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। वृश्चिक लग्न क्यों? क्योंकि 8 नंबर लिखा हुआ है। 8वीं राशि कौन सी होती है? वृश्चिक राशि होती है। ठीक है, 8वीं राशि वृश्चिक राशि होती है, तो ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका हो गई। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये देखिए, ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका हो गई। राशि कौन सी हो गई? राशि देखने के लिए हम लोग चंद्रमा देखेंगे। चंद्रमा कहाँ है? ये चौथे घर में चंद्रमा है। चौथा घर कैसे हुआ? 1 2 3 4, ये चौथा घर चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा किस राशि पर है? तो चंद्रमा कौन सी राशि पर है? 11वें नंबर की राशि पर है। 11वें नंबर की राशि कौन सी होती है? कुंभ राशि होती है। माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। तो चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि पर है। अब आप ये देखिए, लग्न और राशि आपको पता चल गई। अब इसके साथ साथ यदि हम आपसे बोले कि इस जातक का मान के चलिए दाम्पत्य जीवन के विषय में विचार करना है। अब आप ये देखिए कि दाम्पत्य जीवन के विषय में विचार करना है, तो ठीक जैसा अभी हमने कहा कि आप सभी जातक ये चीज अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से रख लीजिए। कोई भी विषय वस्तु देखने के लिए हमें 2 चीजें देखना अत्यधिक आवश्यक है। सबसे पहला वो घर का तात्पर्य यह है, उस घर का संपूर्ण स्वामी की स्थिति, सब चीजें। जैसे इस पत्रिका में अगर हमें दाम्पत्य जीवन से संबंधित प्रश्न है, ये पुरुष की पत्रिका है, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम 7वें घर पे चलेंगे। ठीक है, चलिए 7वें घर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तो अगर ठीक हमारे सामने होता है, ये हम है, हमसे ठीक 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे ये हम है। तो अब आप ये देखिए, ये 7वां घर है। ठीक है, तो अब ये 7वां घर है, और 7वें घर में सबसे पहले हमें क्या देखना है? कौन सी राशि है? तो कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। अब वृषभ राशि के स्वामी कौन है? वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। 2 सात के स्वामी शुक्र हैं। अब हमें क्या देखना है कि वृषभ राशि है, तो वृषभ, राहु को नहीं देखना है, राहु को छुपा दीजिए। वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। तो अब हम देखेंगे शुक्र कहाँ बैठे हैं। तो आप ये देखिए शुक्र कहाँ बैठे हैं, तो शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। शुक्र प्रेम योग बन रहा है। अब प्रेम योग बने न बने, लेकिन आप अभी मत बनाइए प्रेम योग, समझ रहे हैं कि नहीं? हम बार बार बोलते मत वो करिए, जो भी है डिस्टर्ब मत करिए किसी भी प्रकार से। जब हम बता रहे हैं सिर्फ सुनिए उसको। प्रेम योग इतनी जल्दी क्यों है आपको? थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए। भाग्य में होगा, प्रारंभ में होगा तो प्रेम मिल जाएगा, नहीं होगा तो सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए और समझिए। तो आप ये देखिए कि ये 7वें घर अर्थात हमारा शादी वाला घर है, और इसका स्वामी कहाँ है? शुक्र 5वें घर में है। तो सबसे पहली स्थिति तो हमें ये देखना है कि भाई चलिए अच्छे भाव में। अच्छा भाव में क्यों? क्योंकि 5वां घर बहुत अच्छा भाव है। अब ये कैसे देखें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा? तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप ये देखिए, जो भाव से बहुत नेगेटिव चीजें देखी जाती हैं, जो भाव नकारात्मक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो नेगेटिव चीजें दिखाता है, वो भाव बुरे भाव हो गए। जैसे षष्ठ भाव आप ये देखिए बुरा भाव हो गया, रोग, चिंता, कष्ट, परेशानी। अष्टम भाव बुरा हो गया, मृत्यु, घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट, चपेट, विरक्ति, है ना, हर प्रकार का दुख, परेशानी, बड़ी चिंता। तो इस प्रकार आप ये देखिए, जो भाव बुरी चीजों को दर्शाते हैं, अर्थात जिन भाव से हम लोग अपने जीवन की या मतलब जीवन की नेगेटिव चीजों को देखते हैं, तो वो भाव से हम क्या देखेंगे? वो भाव बुरे हो गए। ठीक है, तो आप ये देखिए 6 और 8, आप लोग समय से आ जाए करिए, कितनी बार हम बार बार आए। आप ये देखिए कि वो चीजें लगभग कौन से 6 एवं अष्टम भाव हो गए। अब आप ये देखिए पंचम में तो एक चीज तो अच्छी हुई कि आपके 7वें भाव का स्वामी अच्छे स्थान पर गया है। ठीक है, अच्छे स्थान पर गया, ये
अच्छी बात है। अब आप ये देखिए शुक्र किसके घर में गया है, तो शुक्र आप ये देखेंगे कि मीन राशि पर गया है। शुक्र किस राशि पर गया, मीन राशि पर। अब मीन राशि का तात्पर्य क्या है, मछली। मीन राशि आप ये देखिए कौन से तत्व की राशि है, जल तत्व। याद किए हैं कि नहीं आप सभी जातक, मीन राशि जल तत्व है। तो और शुक्र मतलब जल तत्व राशि पर बैठा है। इसका मतलब ये है कि ये इनका अपने पार्टनर के प्रति बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत सारी भावनाएं होंगी, बहुत सारी इच्छाएं होंगी इनका अपने पार्टनर के प्रति कि भाई हमारा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो। अर्थात बहुत ज्यादा ये अपने पार्टनर से मतलब भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आप ये देखिए उनके जो 7वें घर का स्वामी है, तो 7वें घर का स्वामी जल तत्व राशि में गया है। अब आप सभी को पता है जल तत्व राशि कौन सी होती है, हमने पहले भी बताया। जल तत्व मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इमोशनल राशि होती है, भावनात्मक रूप से प्रेम वाली राशि होती है। अब इसके साथ साथ पंचम भाव किस चीज का होता है, प्रेम का होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई, आप ये नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूपेण आपकी कुंडली में प्रेम होगी ना, आप ये कहेंगे कि भाई देखिए आपका जो मन रहेगा ये पूर्ण रूपेण रहेगा कि आप अगर विवाह करेंगे तो अपने मन का ही पूर्ण रूपेण करेंगे। मतलब आपके मन में रहेगा कि जो कन्या, जिस कन्या को आप जानते हो, पहले से देखे हो, ताके हो, सब चीजें, तो और जिनके प्रति आपके हृदय में प्रेम वाली भावनाएं हो, तो आप उन्हीं से विवाह इत्यादि की आपकी कुंडली में योग इत्यादि बनेंगे। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले 7वें घर हमने देख लिया, 7वें घर का स्वामी देख लिया, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस राशि तत्व में बैठा है, ये भी देख लिया। अब शुक्र किसके घर में है, गुरु के घर में है, ये भी देख लिया। क्या शुक्र के साथ कोई ग्रह है, नहीं, तो कुछ नहीं देखेंगे। अब हम लोग चलेंगे 7वें घर में। क्या 7वें घर में कोई ग्रह बैठा है, तो हाँ, राहु बैठे। 7वें घर में कौन बैठे हैं, राहु देवता बैठे हैं। अब आप ये देखिए 7वें घर में राहु बैठे, राहु किसके घर में बैठे हैं, शुक्र के घर में। तो अब जो राहु का फल होगा, जो हम लोग आगे ग्रह का फल पढ़ेंगे, तो उसी प्रकार से फिर राहु का फल कथन करेंगे। तो पहले शुक्र की स्थिति देखेंगे, फिर राहु की स्थिति देखेंगे। अब आप ये देखिए पत्नी, जैसे माता का कारक आप सभी को पता है कि भाई माता का कारक कौन होते हैं, चंद्रमा। तो उसी प्रकार से पत्नी का कारक कौन होते हैं, शुक्र। अभी आगे हम लोग बताएंगे, अब आप और मत पूछने लग जाइएगा कि इसका कारक कौन है, उसका कौन है। मेन आज चीजें आपको पता है। जैसे पिता के कारक कौन होते हैं, सूर्य, आप सबको पता है। पिता के कारक सूर्य हो गए, माता के चंद्रमा इत्यादि हो गए, ठीक है। और पत्नी को देखना है तो शुक्र। तो इसी प्रकार आपको सारी चीजें देखना है। अगर कोई संतान के विषय में प्रश्न पूछता है कि गुरुजी हमारी संतान, जो अभी आशुतोष जी ने प्रश्न पूछा था, ये उसी का कंटिन्यू उत्तर चला जा रहा है कि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देखने के लिए आपको 2 चीजें देखनी पड़ेगी। उस प्रश्न से संबंधित भावेश अर्थात भाव का स्वामी, भावस्थ ग्रह अर्थात भाव में स्थित ग्रह, उसके साथ साथ जो उस प्रश्न से संबंधित जो विषय है, उस विषय से संबंधित जो ग्रह है, उस ग्रह को भी हमें देखना पड़ेगा। जब दोनों चीजें अनुकूल होंगी, अनुकूल का तात्पर्य आप ये देखिए कि जैसे किसी ने पत्नी के बारे में पूछा, अब पत्नी भाव का स्वामी मान के चले, जैसे इस कुंडली में शुक्र हुआ, शुक्र हो, गुरु हो, कोई भी ग्रह हो, वो ग्रह भी अच्छा हो, इसके साथ साथ जो कारक ग्रह है, पत्नी का कारक ग्रह शुक्र है, वो भी अच्छा हो। जब दोनों ही स्थितियां अनुकूल होंगी तो हम क्या कहेंगे कि भाई आप ये देखिए दोनों ही स्थितियां अनुकूल होंगी, तो हम ये बोलेंगे कि भाई आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, पत्नी आपकी बहुत अच्छी होगी, सब सारी चीजें अच्छी होगी। इसी प्रकार अगर कोई संतान के विषय में प्रश्न करता है कि गुरुजी हमें संतान कब होगी, कैसे होगी, लड़का होगी, लड़की होगी, कैसे, क्या मतलब सारी चीजें आप बताइए, संतान का शुभ रहेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम संतान के भाव में जाएंगे। संतान का भाव कौन सा है, 5वां। सबसे पहले 5वें घर में जाएंगे। 5वें घर में क्या देखेंगे, कौन सी राशि है। जैसे इस कुंडली में आपने देखा कि मीन राशि है 5वें घर में, ठीक है। अब आप ये देखिए मीन राशि है, तो अब 5वें घर का सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई 5वें घर का जो स्वामी है वो बृहस्पति कहाँ बैठे, तो वो दूसरे घर में बैठे। किसके घर में बैठे, गुरु स्वयं के घर में बैठे हैं। तो अब आप ये देखिए, आप लोग इतना तो आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं के घर में रहेगा तो वो अच्छी स्थिति में रहे। नीलेश वैदिक जी यहाँ कृपया करिए, ध्यान दीजिए। जैसे हमने पहले भी बोला था कि अगर आप लोग का ध्यान इधर उधर भटकता है, इसका तात्पर्य इनडायरेक्टली आप अपमान कर रहे हैं। तो इसी वजह से पूरा फोकस आप लोग का सिर्फ ग्रहों पर और कहीं नहीं, सिर्फ ग्रहों को जानिए, समझिए। तो पंचम भाव का स्वामी आप ये देखिए, कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठता है तो वो बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे आप लोग सुख का अनुभव करते हैं कि नहीं जब अपने घर में जाते हैं। भाई अगर आपका घर है पूर्ण रूपेण, घर हर प्रकार से सुख सुविधा इत्यादि है, जैसे ही आप काम करके अपने घर में पहुंचते बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है, ठीक है। और आपको कोई
टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। किराए के घर पे हैं, कब मकान मालिक कुछ बोल दे, कब किराएदार कब निकाल दे, कुछ कर दे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी ग्रह जब अपने घर में जाता है तो आप ये देखिए वो मतलब एक अच्छा रिजल्ट देता है, एक अच्छा फल देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग हो जाता है अपने घर में। तो आप ये देखिए अगर कोई रिक्शे वाला है वो भी मजबूत रहेगा ना, आप उसको अपने उसके घर से नहीं निकाल सकते। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमें संतान के विषय में कोई प्रश्न आया है तो सबसे पहले हम पंचम भाव देखेंगे। पंचम भाव में जो राशि रहेगी उस राशि स्वामी को देखेंगे। उसके साथ साथ जो ग्रह संतान को दर्शाता है, तो इतना आप सबको पता होगा संतान को दर्शाने वाले ग्रह कौन है? बृहस्पति, गुरु। तो उसके साथ साथ किसके साथ साथ, अर्थात पंचम भाव के स्वामी के साथ साथ आपको पंचम भाव का जो संतान का कारक है वो भी देखना है। जब ये दोनों अनुकूल होंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। दोनों ही प्रतिकूल होंगे, पांचवें घर का स्वामी भी आपका खराब है किसी व्यक्ति का, मतलब उसके साथ साथ संतान भाव का जो ग्रह है बृहस्पति वो भी खराब हो गया। अब अगर दोनों ही खराब हो गए तो ऐसी स्थिति में संतान कैसे होगी? आप खुद ही बताइए। अगर किसी जैसे सप्तम भाव ही हो गया, पत्नी के या पति के विषय में हम लोग पत्नी के विषय में देख रहे हैं कि अगर सातवें घर का स्वामी भी पीड़ित हो गया, छठे भाव में चला गया। छठा भाव किस चीज का है? छठा भाव अलगाव का है, रोग, चिंता, कष्ट, परेशानी, लड़ाई झगड़े, मारपीट, सब चीजों का है। तो अगर सातवें घर का स्वामी आप ये देखिए, तो अगर वो छठे घर में चला जाता है, आठवें घर में चला जाता है, आठवां घर भी कैसा है? आठवां घर भी मृत्यु, घटना, दुर्घटना, कष्ट, परेशानी इत्यादि इत्यादि। तो अब सातवें घर का स्वामी यदि गलत भाव में चला जाता है, गलत स्थिति में बैठ जाता है, उसके साथ साथ पीड़ित हो जाता है। उसके साथ साथ जो पत्नी का कारक ग्रह शुक्र भी यदि पीड़ित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विवाह आप ये देखिए लगभग कम से कम 5 से 8 साल तो विवाह में बाधाएं आती हैं। मतलब अगर विवाह का योग 18, 20, 22 से शुरू है तो 22 से लेकर आप ये देखिए 30 साल तक तो लड़की ढूंढता रहेगा। तो उसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा पीड़ित स्थिति है तो हो सकता है उसका विवाह ना हो। अगर थोड़ा सा कम पीड़ित है तो विवाह तो हो जाता है, परंतु विवाह के बाद भी सुख शांति नहीं मिलती। विवाह के बाद फिर और दिक्कतें आती हैं, तलाक तक की स्थिति आ जाती। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख ही नहीं लिखा है। अब हमें कैसे पता चला कि दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं लिखा है? वो हमने इस प्रकार से देखा कि सातवें घर की स्थिति देखी हम लोगों ने, और सातवें घर के साथ साथ सातवें घर का स्वामी देखा, सातवें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, सातवें भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं, सातवें भाव की एक ऑल ओवर पूरी जो स्थिति रहती है वो सारी चीजें हमने देखी। उसके साथ साथ अगर पत्नी से संबंधित प्रश्न है तो कौन सा ग्रह, हर एक ग्रह ना किसी मतलब जैसे आप ये देखिए 12 भाव में अभी हम लोग चल रहे हैं, जैसे 9, 10, 11, 12 4 भाव और बचे। तो आप ये देखिए, आपको देखकर लग रहा है कि जो 4 भाव बचे हैं, मतलब दुनिया में ऐसा कोई विषय वस्तु होगा जो बचे हुए 4 भाव से नहीं देखा जाएगा। मतलब ऐसा कोई विषय आपको लगता है कि इस 12 घर से, जो हम लोग 12 घर देखे हैं, 12 घर से ऐसा कोई लगता है कि कोई चीज ना देखी जाए? मतलब आपके हाथ के नाखून से लेकर, सर के बाल से लेकर, आपकी घड़ी से लेकर, आपकी अंगूठी से लेकर, आपके विचार से लेकर, आपके शरीर, शारीरिक अंग, आपकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक इत्यादि इत्यादि सारी स्थितियां, संपूर्ण जीवन आपका पूर्व जन्म, आपका वर्तमान जन्म, आपका भविष्य का जन्म, आप आगे जन्म भी लेंगे या नहीं, ये चीजें भी हम लोग पूर्ण रूपेण आप देखिए जन्म कुंडली से देखेंगे। इसके साथ साथ तो ये जन्म आपका अंतिम जन्म तो नहीं है। कई लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि गुरुजी हम इसके बाद बस हम पूर्ण हो गए हैं, हमारा बताइए अंतिम जन्म कब आएगा? अर्थात हम अंतिम जन्म का तात्पर्य है जो हम लोग के शास्त्रों में पाया जाता है कि इस आवागमन की स्थिति से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाना, जिसे हम लोग मोक्ष की प्राप्ति हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग वैकुंठ की प्राप्ति बोलते हैं, जिसे हम लोग ब्रह्म की प्राप्ति बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अर्थात न स्वर्ग न नर्क, क्योंकि आप स्वर्ग जाएंगे तो भी आपको राजयोग भोगकर इस भूतल पर आना पड़ेगा, नर्क जाएंगे तब भी वो आपको पाप इत्यादि भोगकर इस भूतल पर आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। परंतु यदि किसी व्यक्ति का मोक्ष इत्यादि हो जाता है तो उस व्यक्ति को नहीं आना पड़ेगा। तो ये स्थिति भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार 12 घरों से हमने सारी चीजें देखी, ठीक उसी प्रकार नवग्रहों से भी ये सारी चीजें देखी जाती है। नवग्रहों में ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं आप बताएंगे आपको ये टोपी ये भी किसी ग्रह से देखी जाएगी, ना ये भी किसी ग्रह से देखी जाएगी, ये दीवार ये भी किसी ग्रह से देखा जाएगा, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये दुनिया, सारी चीजें किसी ना किसी ग्रह से देखी जाती है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने समझा कि 12 भावों से ये विषय वस्तु देखी जा सकती है, जो भी 4 भाव बाकी है, इसी प्रकार भाव के बाद हम ग्रह पर भी चलेंगे और उन ग्रहों से जानेंगे कि ये ग्रह कौन कौन सी
चीजों को, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपके विचार, आपका कोई भी शरीर में विकार है, माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, वो विकार आपके अंदर कोई भी अच्छाई है, आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, सारी चीजें हम लोग ग्रह इत्यादि से देखते हैं। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि कोई भी विषय वस्तु आप ये देखिए कैसे देखना है। सबसे पहले हमें पूर्ण रूप में उस भाव पर जाना है, उस भाव के स्वामी की स्थिति देखनी है। उसके पश्चात हमें उस प्रश्न से संबंधित जो ग्रह होंगे वहां भी वो भी हमें पूर्ण रूप में देखना है। ठीक है, अब हम लोग अग्रिम अपने नवम भाव पर चलते हैं, उसके बाद आप लोग के अंतिम में, ताकि प्रश्न इत्यादि भी जो भी रहे उनका उत्तर भी हम पूर्ण रूप में दे सकें। ठीक है, अष्टम भाव तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। ये हम प्रैक्टिकल इसलिए बताते ताकि अगर किसी को दिक्कत आ रही है कुंडली देखने में, जो पहली बार देख रहे हैं या जो एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, तो उन लोगों को एकदम आसानी से और इजीली एकदम क्लियर हो जाए। अब नवम भाव चलते हैं। नवम भाव आप ये देखिए, नवम भाव चलते हैं मतलब नवम भाव एक प्रकार से चलने से पहले पूर्ण रूप में आप ये देख लीजिए, हम लोगों ने जो 3 प्रकार के कर्म पढ़े थे, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, तो आप ये देखिए नवम भाव हमारा क्या है, संचित कर्म। जो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म इत्यादि रहता है, तो हमारा तृतीय भाव जो है वो पूर्ण रूप में संचित कर्म है। संचित कर्म का तात्पर्य यह है कि आप ये देखिए, आप किसी व्यक्ति का नवम भाव देखकर यह पता लगा सकते हैं कि उसके अकाउंट में कितना पुण्य का भाग है, कितना पाप का भाग है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कितना प्रतिशत उसमें पुण्य है, कितना प्रतिशत पाप है। जितना ज्यादा पुण्य होगा उतना ही वो जातक भाग्यशाली होगा। अब भाग्यशाली होगा इसका मतलब भाग्य हम कहां से देखेंगे, नवम भाव से। सबसे पहले आप ये देखिए नवम भाव वो है, एक प्रकार से नवम भाव हमारा उत्पत्ति स्थान है। नवम भाव क्या है, हमारा उत्पत्ति स्थान। हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, नवम भाव से हुई है। अर्थात पहले ही प्रारब्ध से हुई है, भाग्य इत्यादि से हुई है। पहले ही ऑलरेडी हम लोग का भाग्य निर्धारित हो चुका था कि इस व्यक्ति का जन्म इस परिवार में होना है, इस गरीब परिवार में, अमीर परिवार में, हर किस परिवार में होना है, ऐसे माता पिता मिलना है, वो सारी चीजें। तो पहले से ही आप ये देखिए सब कुछ निर्धारित हो चुका है। तो नवम भाव क्या है, नवम भाव अर्थात हमारी उत्पत्ति स्थान। तो जैसे ही नवम भाव हमारा उत्पत्ति स्थान हुआ तो सबसे पहले कौन आएंगे, हमारे पिता। क्या आएंगे, हमारे पिता। हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, हमारे पिता से। तो आप ये देखिए पिता के विषय में, अर्थात पिता के विषय में आपको जो भी विचार करना है, आपके पिता की आकृति, प्रकृति, रूप, रंग, गुण, धर्म, पिता का सुख, पिता का से संबंध, सारी चीजें हम लोग कहां से देखेंगे, नवम भाव। कुछ चीजें हम नवम दशम दोनों करके चलेंगे तो आप लोग समझिएगा। पिता की स्थिति कुछ है, दशम भाव से भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन दशम भाव से हम क्या देखते हैं, आप ये देखिए पिता के द्वारा जो प्राप्त, वो संपत्ति हो, वो मान सम्मान हो, वो जो भी हो, पिता के द्वारा जो प्राप्त, वो हम दशम भाव से देखेंगे। या पिता का कर्म पक्ष अगर हो गया, वो हम दशम भाव इत्यादि से देख सकते हैं। लेकिन आपके पिता का आचार, विचार, स्वभाव, नेचर, प्रकृति, गुण, धर्म, स्वरूप, वो सारी चीजें हम लोग पूर्ण रूप में नवम भाव से देखेंगे, क्योंकि हमारी उत्पत्ति नवम भाव से हुई है। जब पिता हमारे नवम भाव हुए, आप ये देखिए ये संचित कर्म हुआ, पिता का सुख भी, और पिता भी आप ये देखिए हमारे भाग्य से तो मिलता है। कई ऐसे भी जातक या जातिकाएं होंगे जिनके जन्म होने के बाद ही मतलब उनके पिता की डेथ हो गई। तो आप ये देखिए उन लोगों का नवम भाव कितना खराब होगा कि पिता को मतलब चेहरा भी याद नहीं है। अभी हम परसों से एक व्यक्ति की कुंडली देख रहे थे, तो वो जातक मतलब उत्पन्न भी नहीं हुआ था। वो जातक जब अपने माता के गर्भ में था, जब वो 4 से 5 महीने का गर्भ था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। मतलब इस सृष्टि में भी नहीं आया था कि पिता को देख, सही है कि नहीं। तो इसी प्रकार आप ये देखिए नवम भाव हमारा पूर्ण रूप में पिता की आदि का स्थान हो गया। अगर हमारा नवम भाव अच्छा होगा तो पिता संबंधी सारी चीजें अच्छी होंगी। इसके साथ साथ जब पिता है तो नवम भाव हमारा पूर्ण रूप में हमारे पूर्वजों का हो गया। अर्थात ये आपको देखना है कि आप ये देखिए आपके पूर्वज क्या कैसे हैं। जो सबसे ज्यादा पितृदोष आज के समय में लोग देखते हैं, और आज के समय में सबसे ज्यादा देखा भी जाता है लोग, और बाकी चीजें भी किया जाता है, सबसे ज्यादा बताया भी यही जाता है। तो आप ये देखिए पितृदोष देखने के लिए नवम भाव आपको विशेष रूप से देखना होगा। नवम भाव विशेष रूप से देखना होगा पितृदोष के लिए, क्योंकि नाम ही पितृदोष हो। पितृ अर्थात पिता इत्यादि का दोष, अर्थात हमारे पिता, दादा, परदादा, परदादा, हमारे पिता के पिता, पिता के दादा, ये जितने भी आप ये देखिए 7 पीढ़ी होती हैं। तो ये 7 पीढ़ी पूर्ण रूप में हम लोग अपने नवम भाव से देखेंगे। अर्थात आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है या नहीं। पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसका तात्पर्य आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं है। और यदि पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं है
तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, अर्थात आपके पूर्वज कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, है ना, उनको अपनी गति नहीं प्राप्त है। गति न प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है, या तो अगर उनको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं, नर्क जाना है तो नर्क नहीं पहुंचे हैं, मोक्ष की प्राप्ति है तो मोक्ष तक नहीं पहुंचे, वो भटक रहे। अब जब हमारे पितर भटकेंगे तो किसे याद करेंगे, वो हम ही याद करेंगे, है कि नहीं भाई। हम लोग यदि कोई पिता है, अगर उनको कोई कष्ट संकट है, सबसे पहले वो अपने पुत्र को याद करेंगे, पौत्र को याद करेंगे, प्रपौत्र को याद करेंगे, है ना, पुत्र नाती पोते इत्यादि इन सबको याद करेंगे। अब ये लेकिन हम लोग कहाँ लगे रहते हैं, हम लोग शिव जी का अभिषेक करा रहे होते हैं, है ना, हम लोग मतलब इधर उधर सब चीजें कर रहे होते हैं, हम लोग सारी चीजें करेंगे, लेकिन अपने पिता दादा इत्यादि पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सभी जातकों की पत्रिकाओं में पितृदोष इत्यादि और बढ़ता है। सही है कि नहीं, ये चीज है। तो इस वजह से आप ये देखिए, नवम भाव जो है हमारे पूर्वजों का होता है। नवम भाव यदि अच्छी स्थिति में है तो पूर्ण रूपेण आप ये देखिए, मतलब नवम भाव एक प्रकार से भाग्य है। अब आप ये देखिए, यदि हम लोग को श्वास में मिल रही है तो वो भी भाग्य से मिलती है, ठीक है। तो सब कुछ अर्थात आपको पैतृक संपत्ति प्रश्न, अर्थात पिता जब पूर्वज हमारा सब कुछ नवम भाव हो गया तो पिता द्वारा से इत्यादि जिससे मिलने वाली जो संपत्ति होगी वो भी लगभग नवम भाव। और आप ये देखिए, पिता दादा से मिलने वाला जो मान सम्मान है, पिता दादा से मिलने वाला जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन, जो जायदाद, जो भी, अगर आप ये देखें किसी के पिता IAS IPS रहे, कलेक्टर रहे हैं, तो उनके पुत्र को कितना सम्मान मिलेगा। आज आप देखिए अमित शाह जी के पुत्र हैं जय शाह, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सम्मान क्या मतलब, भर भर के सम्मान, मतलब BCCI के अब तो चेयरमैन और क्या बन गए, मतलब गिन नहीं पा रहे, नोट गिन नहीं पा रहे, मतलब उनको नोट गिनने वालों की जरूरत है। आप लोग कोई अप्लाई कर दीजिएगा अगर खाली होंगे तो, आपको इस प्रकार की स्थिति है। तो ये भाग सही है कि नहीं भाई। अब जिसके पिता गृह मंत्री हो, आप ये देखिए उसको, तो वो उनका नवम भाव आप सोचिए, जय शाह जी का नवम भाव सोचिए, है अनंत अंबानी जिनका भी विवाह हुआ है, भारत की सबसे 1 नंबर की शादी, उनका नवम भाव सोच के देखिए, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कितना अच्छा होगा, मतलब सही है कि नहीं। कि नवम भाव मतलब उनके पिता ने ऐसी, भारत में पूरे देश में सबसे आलिशान शादी कराई इसके पिता ने, और उनको पिता से अनंत अंबानी ने क्या किया, जय शाह ने भी क्या किया, कुछ नहीं, लेकिन पिता से मिली। तो ये क्या है, ये भाग्य है। तो अब इस प्रकार आप लोग को चेक करना है, तो आप लोग अपना नवम भाव देख लीजिए कि आपके कि अगर आप जय शाह है तो आपके पिताजी ने आपको क्या किया, क्या प्राप्त ठीक है। तो कई लोग तो ये बेचारे दुखी रहते हैं क्योंकि मिला तो कुछ नहीं है, बल्कि पिताजी का मिला हुआ कर्जा है जो कि 4 लाख रुपए चुकाना है। तो इससे समझ में आता है कि थोड़ा सा भाग्य का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा निर्बल है, जिसे हमें प्रबल बनाना है, ठीक है। तो नवम भाव समझ गए, अर्थात पितरों का पूर्ण रूपेण आशीर्वाद, पूर्वजों का पूर्ण रूपेण आशीर्वाद, पिता का सुख, पिता का आशीर्वाद, पिता से संबंधित इत्यादि, पिता की आकृति प्रकृति रूप रंग गुण धर्म इत्यादि, और भाग्य, जो कि भाग्य आप ये देखिए 24 घंटे हमारे पूर्ण रूपेण साथ रहता है, मतलब एक पल के अंदर भी सेकंड पल प्रतिपल इत्यादि भी भाग्य हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। तो भाग्य यदि देखना है, कोई पूछे गुरु जी मैं भाग्यशाली हूँ या नहीं, ये बताइए। कई लोग जैसे ये भी प्रश्न पूछते हैं, गुरु जी मैं जो गलत बोल देता हूँ वो हो जाता है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है, इसका तात्पर्य क्या है। अब हम लोग ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आप ज्योतिषी हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हो जाता है, थोड़ा मनहूस भी होता है भाई, जहाँ जा रहे वहाँ गलत हो जा रहा है, जहाँ जा रहे वो घटना दुर्घटना हो जा रही है, सही है कि नहीं। लेकिन हम ऐसा बोलना नहीं है, अर्थात इसे हम लोग कहीं ना कहीं दुर्भाग्य थोड़ा सा मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा, कई लोग ऐसे होते हैं बुरा बोल देते हैं हो जाता है, अच्छा बोलेंगे तो कभी नहीं होगा, लेकिन बुरा बोल देते तो हो जाता है, भाई तो मत बोलो, आप चुप ही रहोगे, ठीक है। तो आप ये देखिए, नहीं चंद्रमणि जी आप नहीं है इससे, तो कहने का तात्पर्य है कि नवम भाव क्या है, हमारा भाग्य इत्यादि हो गया, भाग्य पूर्ण रूपेण सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब आपने देखे नवम भाव पितरों का पूर्ण रूपेण हो गया। नवम भाव हमारा धर्म है, नवम भाव क्या हमारा, नवम भाव हमारा धर्म है, और दशम भाव हमारा कर्म है। धर्म अर्थात क्या है कि हमारा कर्तव्य क्या है, ये नवम भाव है। आप कितने धार्मिक हैं, आप कितना पूजा पाठ करते हैं, है ना, आप कितने आस्तिक हैं पूर्ण रूपेण, आप कितने नास्तिक हैं। कई लोग भगवान को उठा के फेंक देते हैं, कई लोग भगवान को गाली भी देते हैं, हमने ऐसे भी लोगों को सुना है। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, गाली देकर बोलते हैं हनुमान जी शिव जी जो भी है कर ले, हमारा जो करना है, मतलब हमारा जो बुरा करना है कर ले, गाली देकर इस प्रकार बोलते, ये भी सही है, ऐसे भी लोग हैं। तो जिस भी प्रकार का है सारी चीजें हम लोग पूर्ण रूपेण आप ये देखिए नवम भाव से देखेंगे। अब आप इसके साथ साथ जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप ये देखिए फेम, क्या होता है फेम, इट मींस प्रसिद्धि। आप ये देखिए हमारे जीवन में यश
ये देखेंगे, इसमें पिता के द्वारा मिला हुआ, पिता या पूर्वजों के द्वारा या भाग्य से मिला हुआ देखेंगे। जैसे अभी हमने लेटेस्ट एग्जाम्पल भी आप देखे जय शाह जी का, तो जय शाह जी ने कौन सा बचपन से मेहनत करके इस पद को पाया, आप बताइए भाई, पिता के द्वारा पाया है ना। तो इसको हम लोग नवम भाव से, जो लोग सेल्फ मेड होते हैं, अर्थात आप ये देखिए जो लोग स्वयं मेहनत करके अपना, उनका पिता इत्यादि पूर्वजों से उनको कुछ नहीं प्राप्त होता, जो लोग जीरो से शुरू होते हैं, जैसे मोदी जी है, उनको हम लोग बोलेंगे जीरो से शुरू हुए, योगी जी है, महेंद्र सिंह धोनी जी है, और भी ऐसे कई लोग हैं जो कि जीरो से शुरू हुए। तो ऐसे जो लोग जीरो से शुरू हुए हैं तो और उन्होंने आज अपने जीवन पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान इत्यादि हो गए, है ना, मतलब जो भी ऐसे लोग हैं, तो आप ये देखिए इस प्रकार की स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, उन लोगों की पत्रिका में हम लोग दशम भाव से मान सम्मान यश कीर्ति ऐश्वर्य सब चीजें पूरा देखेंगे। लेकिन जिन लोगों का नवम भाव यदि अच्छा है तो उनको आप ये देखिए भाग्य से या पिता के द्वारा पूर्ण रूपेण कहीं ना कहीं सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती, ठीक है। तो नवम भाव हमारा भाग्य हो गया। नवम भाव पूर्ण रूपेण खेसारी लाल मतलब नाम सुने हैं लेकिन इनको क्या प्राप्त खेसारी लाल गुरु जी भोजपुरी। अच्छा, ये भी जीरो से उठे हैं क्या? ठीक है, इडली चोखा में छूटा बेचारा। अच्छा, इडली चोखा, चलिए ठीक है। तो ठीक है, जो भी मतलब है, तो कहने का तात्पर्य जो लोग जीरो से उठे उन लोगों के लिए दशम भाव हम लोग देखेंगे, बाकी लोगों के लिए हम लोग नवम भाव पूर्ण रूप में देखेंगे, क्योंकि नवम भाव आपको पिता एवं भाग्य के द्वारा मिलने वाली चीजें, पिता के द्वारा चीजें मिल जाए, भाग्य के द्वारा मिल जाए, ये नवम भाव है। अब इसके साथ साथ नवम भाव क्या देखेंगे, आप ये देखिए उच्च शिक्षा, जितनी भी उच्च शिक्षाएं होती हैं, अगर आप एमकॉम कर रहे हैं, मास्टर डिग्री से उच्च शिक्षा होती है, अगर आप एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, कुछ भी आप उच्च शिक्षा यदि प्राप्त कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद वाली जो शिक्षाएं होती है वो उच्च शिक्षा मानी जाती है आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। तो आप ये देखिए नवम भाव से हम लोग उच्च शिक्षा देखेंगे। कई लोग हायर एजुकेशन के लिए पूछते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, नवम भाव देखेंगे, किसी भी प्रकार की, अर्थात नवम भाव क्या, डिग्री, जैसे खोज। अब अगर आप लोग पूछे कि गुरुजी कल तो आपने खोज का विषय बताया था जो कि अष्टम भाव था, तो यही हमने बताया था कि अष्टम भाव से आपकी खोजी प्रकृति होगी, अष्टम भाव से आप रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, लेकिन जो आपको डिग्री प्राप्त होगी वो नवम भाव से प्राप्त होगी। अर्थात आप किसी यूनिवर्सिटी से यदि पीएचडी का काम कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप डिग्री लेने के लिए तो कर रहे हैं भाई, मेन लक्ष्य तो आपका डिग्री है, तो वो चीज हम लोग नवम भाव से देखेंगे। लेकिन जैसे आप हैं, हम लोग हैं, अब जैसे हम ज्योतिष पे रिसर्च करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, तो ये लक्ष्य नहीं है हमारा कि भाई कोई डिग्री प्राप्त हो। हमारा लक्ष्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति, तो उसमें अष्टम भाव एक्टिव होगा। अगर यदि कोई व्यक्ति डिग्री इत्यादि के लिए कोई यूनिवर्सिटी के लिए कहीं से कुछ प्राप्त करता है तो वो चीज हम लोग कहाँ से देखेंगे, नवम भाव, ठीक है। तो उच्च शिक्षा जो भी होगा वो पूर्ण रूपेण नवम भाव इत्यादि से देखेंगे। इसके साथ साथ आप ये देखिए नवम भाव बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूर्ण रूपेण विदेश यात्रा, जैसे तृतीय भाव क्या था, तृतीय भाव हमारी छोटी यात्राएं थी, लघु यात्रा, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, है ना, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो वो चीज थी, वो चीज पूर्ण रूपेण आप ये देखिए लघु यात्रा थी, वो तृतीय भाव था। परंतु अब ये विदेश यात्रा, तुल परवाह जी माइक ऑफ करें, विदेश यात्रा यदि आपको किसी को देखना है तो हम लोग नवम भाव से, नवम भाव के स्वामी की जो जैसी स्थिति रहेगी तो आप ये देखिए हम लोग नवम भाव से, बिल्कुल धार्मिक यात्रा, यदि कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, यदि कोई हज करने जा रहा है, यदि कोई किसी भी प्रकार की आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, चारों धाम के दर्शन करने जा रहे हैं, तो वो हम लोग पूर्ण रूपेण कहाँ से देखेंगे, आप ये देखिए तीर्थ यात्रा से देखिए, मतलब नवम भाव से देखेंगे। अब इसके साथ साथ आज के समय में जो लोग विदेश इत्यादि जाते हैं, ठीक है, जो लोग विदेश इत्यादि जाते हैं उन सभी का भी हम लोग कहाँ से देखेंगे, नवम भाव से। हम विदेश यात्रा के लिए यह भी देख सकते हैं कि आप किस पर्पज से विदेश जा रहे हैं। कई लोग आते देखिए हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्त करने विदेश आते हैं, होता है कि नहीं कि हम बाहर से एमबीए करेंगे, विदेश से एमबीए करेंगे। कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाते हैं, कई लोग नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं कि भाई बाहर जाके नौकरी करेंगे, कई लोग हनीमून मनाने विदेश जाते हैं, कई लोग घूमने फिरने जाते हैं, कई लोग ऐसे भी तो हैं कि चलो घूमने फिरने विदेश चलते हैं। तो आप ये देखिए जो ये पर्पस है, अर्थात किस आपका जाने का कारण क्या है, रीजन क्या है, वो कारण भी हम लोग कहाँ से देखेंगे, हम लोग नवम भाव से देख सकते हैं, ठीक है। तो नवम भाव मुख्य रूप से आप ये देखिए हमारा है भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि पूर्ण रूपेण है, उच्च शिक्षा अर्थात ज्ञान वाला भाव भी है। नवम भाव अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हमारी कुंडली में हमने पहले ही बोला था, पहले दिन या दूसरे दिन शायद से, जब डेमो था तब भी हमने बोला था कि हमारी जन्म कुंडली में लग्नेश एवं भाग्येश, हमारी जन्म कुंडली में कौन कौन, लग्नेश एवं भाग्येश, अर्थात लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी मजबूत होना बहुत ज्यादा एकदम अनिवार्य है। अगर ये दोनों प्रबल है, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मतलब आपकी बुद्धि जो रहेगी हमेशा शुद्ध रहेगी। बुरा समय का सबसे पहला कारण क्या है, बुरा समय का सबसे पहला संकेत क्या है, बुद्धि का अशुद्ध होना, बुद्धि में विकार उत्पन्न होना। अगर आप ये देखिए किसी व्यक्ति का बुरा समय चलता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारी बुद्धि में विकार उत्पन्न होने लगता है, हम किसी लालच में पड़ जाते हैं, किसी माया मोह में पड़ जाते हैं, क्रोध इत्यादि के कारण अपना स्वयं का नुकसान कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारा बुरा समय शुरू होगा। लेकिन यदि किसी जातक का आप ये देखिए लग्न प्रबल होगा, लग्न का स्वामी प्रबल होगा, नवम भाव अर्थात भाग्य प्रबल होगा, भाग्य बलम सर्वबलम प्रधानम न च विद्या न पौरुषम। जब भाग्य का बल अगर प्रबल है, आप ये देखिए, तभी पूर्ण रूपेण सारी चीजें होती है। न विद्या पर न आपकी कोई विद्या काम आती है भाग्य के आगे, न पौरुष अर्थात न आपका कोई कर्म कर्तव्य काम आता है। तो ये होता है भाग्य। हालांकि भाग्य का निर्माण कहाँ से होता है, कर्म से ही होता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूपेण इस जन्म के कर्म उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। जो भाग्य आपको इस जन्म में प्राप्त हुआ है, जो भाग्य आपको इस जन्म में प्राप्त हुआ है, उसमें लगभग पिछले जन्म के बहुत सारे कर्म आपके सम्मिलित होते हैं, जिनका जो सम्मिलित होकर इसका निर्माण करते हैं, आपके वर्तमान कालीन भाग्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए किस प्रकार की स्थिति हो गई। तो विदेश यात्रा हम लोग कहाँ से देखेंगे, नवम भाव से देखेंगे। विदेश यात्रा के साथ साथ हम लोग की उच्च शिक्षा भी हम लोग नवम भाव से देखेंगे। अब आप ये देखिए नवम भाव से हम लोग साला साल इत्यादि भी देखेंगे। शंकर शास्त्री जी वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें शंकर शास्त्री जी, आपने ऑडियो ऑन किया, वीडियो ऑन करें, ऑडियो ऑफ करें, वीडियो ऑन करें, वेरी गुड, वीडियो ऑन किए रखा करिए। अब आप ये देखिए कि हम लोग नवम भाव से साला साली अर्थात आपका पति है या पत्नी है, अगर आपके पति है महिला की कुंडली में, तो आप क्या देखेंगे कि कितने देवर ननद, कितने देवर ननद, ये सब चीजें पूर्ण रूपेण होगा, ठीक है। भाई बहन, पति के भाई बहन देवर और ननद ही कहलाते हैं। तो कितने देवर ननद इत्यादि हो गए, और आपका इनसे संबंध कैसा होगा। और यदि पुरुष की पत्रिका है तो आपके कितने साले होंगे, कितनी सालियां होंगी, ठीक है भाई। तृतीय नवम भाव आप ये देखिए अगर अच्छा है, अच्छे सुंदर शुक्र चंद्रमा इत्यादि ग्रहों का प्रभाव है, तो आप ये देखिए हो सकता है अच्छी अच्छी 2-3 आपके सुंदर सुंदर सालियां हो। तो ये चीज है। तो आप ये देखिए जो नवम भाव है, नवम भाव से हम अपने साले सालियों के विषय में विचार करेंगे, एवं उनसे हमें कितना सहयोग होगा, कितना सपोर्ट होगा, ठीक है, किस प्रकार का सुख इत्यादि रहेगा, नहीं रहेगा, वो देवर हो या ननद इत्यादि हो, तो उनसे संबंध कैसे रहेंगे, ये चीज हम कहाँ से देखेंगे, पूर्ण रूप में नवम भाव से देखेंगे, ठीक है। तो नवम भाव हमारी धार्मिक इत्यादि यात्राएं हो गई, तीर्थ यात्रा इत्यादि हो गई। हमारा ध्यान, आप ये देखिए जैसे हमने आपको बताया अष्टम भाव पे कल हम लोग की चर्चा हुई थी कि अष्टम भाव क्या है। अष्टम जेठ वगैरह, अब जो भी हो, जेठ मतलब वही हमने बोला पति के भाई बहन इत्यादि जो भी है, बहुत सारी चीजें। अब आप ये देखिए अष्टम भाव से कल हम लोग क्या देख रहे थे, सिद्धि। अष्टम भाव से आप ये देखिए हमने वो सिद्धि देखी थी, वो तंत्र क्रियाएं देखी थी कि जो यदि हम लोग अपने किसी देवी देवता की सिद्धि कर रहे हैं, कोई तांत्रिक सिद्धि कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सात्विक सिद्धि कर रहे हैं, वो अष्टम भाव इत्यादि हो गए। परंतु आप ये देखिए उस सिद्धि का भी कितना आपको सिद्धि वो प्राप्त है या नहीं है, किस प्रकार की चीजें आपको प्राप्त है, वो चीजें भी हम लोग नवम भाव से भी देखेंगे। अर्थात इस जन्म का, जैसे पिछले जन्म में यदि आपको कोई सिद्धि इत्यादि सब चीजें प्राप्त है, तो अष्टम भाव से हमने आपको बताया था कि अष्टम भाव। लेकिन नवम भाव क्या है कि उस सिद्धि से कितना आपका मतलब, वो सिद्धि आपकी कितनी फलीभूत होगी, अर्थात भाग्य कितना वो फल मिलेगा उसका, ये चीजें। क्योंकि आपने देखिए कोई भी यदि आपके पास सिद्धि है या गुप्त विद्या है, उसको वो फलीभूत है या नहीं, हम लोग कैसे देखेंगे भाई। उस सिद्धि से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो, कुछ या तो धन के रूप में प्राप्त हो, या तो मान सम्मान के रूप में प्राप्त हो, या तो फेम के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में प्राप्त हो, है ना। कुछ चीजें तो प्राप्त, तब तो हम उस सिद्धि को फलीभूत मानेंगे कि हाँ भाई हमें इस सिद्धि का फल मिला, ठीक है। तो आप ये देखिए नवम भाव जो होता है, नवम भाव मतलब ऐसा है, हम आपको एक उदाहरण बताएं कि आप ये देखिए आपके आसपास पूर्ण रूपेण आप ये देखिए आप रेगिस्तान में है, हर तरफ से मतलब 50-50 कोस दूर दूर तक रेगिस्तान है। लेकिन अगर यदि आपको प्यास लगी है तो आपको
से जो हमें ईश्वर से अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। पूर्वजों से कई बार ऐसी रहती है कि आपने देखिए हमें अपने पूर्वजों से कोई विद्या प्राप्त है, हमें अपने पूर्वजों से अनुवांशिक होती है ना। पिता दादा डॉक्टर थे, हम दादा वैद्य थे, हमारे पिता भी वैद्य हैं, हम भी वैद्य हैं, ठीक है। हमारे दादा परदादा को सिद्धि थी हमको, हमारे पिता को सिद्धि थी, हमको भी सिद्धि है। तो जो चीजें अनुवांशिक मिलती है, ठीक है, वो घर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कोई विद्या कुछ भी, आप भी देखिए वो सारी चीजें हम लोग कहाँ से देखेंगे, नवम भाव से। अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, अगर कुछ बचा हो तो वो चीजें भी हम लोग कंप्लीट कर लें, हालांकि नवम भाव से। चलिए नवम भाव आप ये देखिए, हम लोग देख लेते हैं पूर्ण रूपन के क्या कैसे है। चलिए आप सभी को नवम भाव दिख रहा है। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए जल यात्रा। अब जल यात्रा आप ये देखिए बोलेंगे अष्टम में भी था, तो अष्टम में आप ये देखिए अष्टम क्या है, आकस्मिक भाव है, समझिएगा थोड़ा सा है ना, हमें समझना उसके लॉजिक पे जाना। अष्टम भाव क्या आप सबको पता है कि आप ये देखिए अष्टम भाव हम लोगों का पूर्ण पर अचानक वाला भाव है। जैसे आप ये देखिए आज अचानक है, हम नवम दोनों में अंतर समझा देने तो आप लोग समझ नहीं पाए। अब आप ये देखिए जैसे अष्टम भाव है, अब अष्टम भाव ऐसा होगा कि आपको फोन बजता है और अचानक आपके घर परिवार या कोई भी किसी की मृत्यु इत्यादि हो जाती है या किसी की तबीयत खराब हो जाती है। अब अचानक आपको यात्रा करनी पड़ती है, आपको गांव से शहर या शहर से गांव जाना पड़ता है, ये भी यात्रा हुई। अचानक कोई घटना दुर्घटना हो गई जिसके कारण आपको यात्रा करना पड़ता है। तो अचानक आपको काम आ गया, आपके बॉस ने बोला कि भाई ऐसा है कि आपको यहाँ जाना है, तुरंत एक मीटिंग के लिए जाना है। अब आपने बोला कि बॉस हमारा तो कल हम देख बोले जो भी आपको जाना पड़ेगा। अर्थात जो ऐसे काम, जो ऐसी यात्रा जो कि मजबूरी में है, जो कि अचानक करना पड़े, जो कि बिना मन के करना पड़े, ठीक है, जो कि घटना दुर्घटना के द्वारा किया हो, वो यात्राएं हम लोगों अष्टम भाव में हो। जैसे कोई पुत्र मान के चले बाहर रहता है, ठीक है, विदेश इत्यादि रहता है, उनके माता पिता में से किसी जातक की मृत्यु इत्यादि हो गई, अब उस पुत्र को तुरंत विदेश से आना पड़ेगा। आए ना आए वो विषय अलग है, लेकिन उसका कर्म एवं धर्म तो है, ठीक है। तो अष्टम भाव क्योंकि बुरा भाव है, घटना दुर्घटना चिंता परेशानी, जैसे कई लोग ऐसे भी रहते हैं। आप देखिए एक व्यक्ति ऐसा था, 6 साल तक आप देखिए उनकी पत्नी ने केस किया था, तो 6 साल तक पूर्ण रूप में आप देखिए कम से कम साल में कम से कम 24 से 25 बार उनको साल में जाना पड़ता था। तो उनकी केस कोर्ट की तलाक का केस था, कोर्ट केस की सुनवाई इत्यादि जाना पड़ता था, उसके लिए जाना पड़ता। तो आप ये देखिए महीने में 2 बार, महीने में 2-3 बार कम से कम वो 500-500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो अब ये यात्रा कौन सा सुख दे रही है भाई, ये यात्रा कौन सा सुख दे रही है? ये यात्रा हमें सिर्फ दुख तकलीफ और कष्ट दे रही है और मजबूरी में करना पड़ रहा है कि कोर्ट केस की तारीख है और पत्नी ने केस लगाया तो जाना पड़ेगा। तो समझ गए? तो अष्टम भाव आप ये देखिए उस प्रकार की यात्राएं होती है जो दुखद यात्राएं हो, जो बिना जो मजबूरी इत्यादि में किया जाए और जिसका किसी प्रकार से सुख इत्यादि ना मिले। नवम भाव क्या? नवम भाव अच्छा भाव है। नवम भाव हमारा संचित कर्म है, नवम भाव हमारा भाग्य है, नवम भाव हमारे पिता है, हमारे पूर्वज है, हमारा मान सम्मान है, यश मान सम्मान कीर्ति ऐश्वर्य इत्यादि इत्यादि। तो नवम भाव वाली यात्रा है वो सुखद यात्रा। नवम भाव में यदि आप जल यात्रा कर रहे हैं, आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ हैं, ठीक है, आराम से दोनों लोग घूम रहे हैं, आप विदेश यात्रा है, आप आराम से विदेश इत्यादि जा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं या और कोई दूसरे बिजनेस के काम से जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले नवम भाव है, तो नवम भाव जल यात्रा विदेश यात्रा इत्यादि हो गई, ठीक है। विदेश अर्थात वायु यात्रा, ठीक है। धर्म अधर्म हमने आपको बता ही दिया कि नवम भाव आप देखिए, धर्म की बात है, पाप पुण्य आदि का विवेक, इसको भी अच्छे समझ लीजिए। नवम भाव यदि हमारा एक्टिव, जैसे हमने क्या कहा, एक ही लाइन में सारा पूरा सार है कि बुद्धि का शुद्ध होना, यही नवम भाव है। नवम भाव आप ये देखिए, हम क्या देखेंगे कि पूर्ण रूप में आप ये देखिए कि धर्म अधर्म क्या, सबसे पहले करने के पहले पता तो होना चाहिए कि अधर्म क्या है। अब आप ये देखिए देख रहे हैं जानवरों को पीट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए अगर आपको इतना भी नहीं पता है कि ये अधर्म है, तो इसका तात्पर्य आपका नवम भाव भाई ज्ञान तो होना चाहिए, भान तो होना चाहिए कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। उसके बाद क्या लिखा है, पाप पुण्य आदि का विवेक। क्या लिखा है, आप ये देखिए पाप पुण्य आदि का विवेक। अब आप ये देखिए पाप पुण्य आदि का विवेक का तात्पर्य क्या, वही धर्म अधर्म हो गया। अगर हम धर्म करेंगे, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा पुण्य जो है वो पुण्य का अकाउंट बढ़ता जाएगा, और अगर हम अधर्म करेंगे बुरे कर्म करेंगे तो हमारा पाप का अकाउंट बढ़ता
जाएगा। तो पुण्य पाप आदि का विवेक, इसका तात्पर्य है कि हमें पता होना चाहिए कि आप ये देखिए कौन सा कर्म पुण्य के लिए है, कौन सा कर्म पाप के लिए है। तो ये बुद्धि शुद्ध होगी तभी तो ये पता होगा। और पाप पुण्य का जो हिसाब किताब एक ही लाइन है सृष्टि का पाप पुण्य का, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ित। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं। आप पूर्ण रूपेण आप ये देखिए, आप मदिरा पान भी कर सकते हैं, ठीक है, आप स्मोक वगैरह भी कर सकते हैं, आप सब सारी चीजें आप कर सकते हैं, स्त्री के साथ संभोग इत्यादि भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ड्रग्स भी ले सकते हैं, ये पाप नहीं है, ये पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने पूर्ण रूपेण ब्राह्मणत्व धारण किया है, अगर आपने वो धारण किया तो उसके अकॉर्डिंग पाप है। लेकिन एक इस जो है पंक्ति है परोपकाराय पुण्याय, ये इसके द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ आप ये देखिए, आपके द्वारा किसी को कष्ट मिलना यही सबसे बड़ा पाप है, और आपके द्वारा किसी को जीवन में खुशी मिलना, किसी के जीवन में हंसी आना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आपके द्वारा लोगों को खुशी मिल रही है, इसका मतलब आप पुण्य कर रहे हैं। अब वो वैसी वाली खुशी नहीं है कि जिसको दारू पीना, आप दारू लाके दे दिए वो खुश हो गया, ये पुण्य नहीं है कि आप लोग ये इस प्रकार का गुरु, हमने तो हंसाया, हमने खुश किया उसको, है ना, ये हमें पुण्य मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का, हाँ, मतलब जिसको आप खुश कर रहे हैं, जिसको आप हंसा रहे हैं, मतलब है ना, जिसके जीवन में आप थोड़ा सा हर्ष उल्लास, जिसकी आप मदद कर रहे हैं, जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, ये चीजें। ठीक है, तो पाप पुण्य आदि का विवेक होना ये कहाँ से देखेंगे हम लोग? नवम भाव से। तो उदारता, आप देखिए आप कितने उदार हैं, ठीक है, अर्थात आप दूसरों के लिए कितना कर रहे हैं, कितना दान धर्म कर रहे हैं। दैविक शक्ति, आपके ऊपर कोई दैविक शक्ति है कि नहीं, ठीक है, अर्थात पूजा पाठ का कितना फल मिलता है। तो एक सबसे बड़ी चीज हम आपको बताएं, आप में से लगभग 95% लोग, आप लोग कर्मकांड इत्यादि से जुड़े हैं, पूजा पाठ आप लोग करते भी होंगे, कराते भी होंगे। उसमें आप लोगों के हृदय में हमेशा एक प्रश्न आता होगा कि ये पूजा पाठ करने से फल मिल भी रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता होगा कि आपने पूर्ण रूपेण यजमान का 1.25 लाख महामृत्युंजय करा दिया, दक्षिणा 1.5 लाख रुपए लिया, ठीक है, दक्षिणा 1 लाख 1.5 लाख ली, भाई बड़ा जजमान है, अच्छा है, 1.5 लाख आपने दक्षिणा भी ले ली, ठीक है, उसमें से आचार्य जी ने 50,000 रुपए रख लिए, बाकी ब्राह्मणों को 1 लाख दे दिए। तो आप ये देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमने अनुष्ठान कराया, यजमान को फल नहीं मिला, हम लोग अपना स्वयं का अनुष्ठान कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है। तो ये जो फल की प्राप्ति है, यही है नवम भाव। अर्थात आप ये देखिए, यदि आप उन ब्राह्मण को पकड़ेंगे जिन ब्राह्मणों का नवम भाव अच्छा है, वो ब्राह्मण 5 दिन मात्र अनुष्ठान करेंगे, यजमान का काम एक बार में हो गया। अर्थात भाग्य और आचार, अर्थात आपका भी, यजमान का भी और आपका भी। आप तो देखिए, जिन लोग, यदि हम सभी जातकों का किसी का भी, आप ये देखिए नवम भाव जितना प्रबल है, तो हमारे कर्म की सिद्धि, अर्थात कर्म की सिद्धि फल। भाई हम लोग सभी क्या चाहते हैं कि हमें जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फल की प्राप्ति हो, सही है कि नहीं? हर व्यक्ति यही चाहता है। आप लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने फीस इत्यादि भी दी, दक्षिणा भी दी, आप लोग समय भी दे रहे हैं, आप लोग अपना गुरु का भाव भी रख रहे हैं गुरु के प्रति। तो आप लोगों ने जब अपना कर्म किया है तो उसका फल क्या मिलना चाहिए कि ज्योतिष विज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आपने देखिए जो फल की प्राप्ति है, यही है नवम भाव। अर्थात हम लोग जो जितना पूजा पाठ कर रहे हैं, एक व्यक्ति है 50 साल से, आपने देखिए डेली दुर्गा सप्तमी का पाठ कर रहे हैं, 50 साल से डेली शिव जी का रुद्राभिषेक कर रहा है, 10, 12, 15 उम्र से उसने व्यक्ति ने शुरू किया है, और आज वो 65 साल का हो गया है। 50 साल से डेली शिव जी का रुद्राभिषेक इत्यादि कर रहा है, डेली पूर्ण रूपेण दुर्गा जी का अनुष्ठान, डेली पाठ कर रहा है। आप ये देखिए, उसके बाद भी आपने देखिए साधना जी माई का करें, तो यदि वो दरिद्र है या आर्थिक रूप से है या जीवन में कुछ नहीं मिला, तो इसका तात्पर्य क्या है कि नवम भाव उस जातक का पूर्ण रूपेण शून्य, पूर्ण रूपेण शून्य। 50 साल करने के बाद भी यदि आपको फल की प्राप्ति किसी व्यक्ति को होता है कि नहीं, आप लोग ये बताइए, आप लोग ने देखा होगा क्या होता है? ऐसा होता है कि आप आपके अंदर मन में खुद, यदि आप अपने लिए भी करते हैं कि गुरु जी हमने 5 साल ये तपस्या की, हम हिमालय में गए, हम यहाँ गए, हमने, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ, होता है कि नहीं, कुछ समझ नहीं आया, मतलब कि क्या मिला क्या नहीं मिला। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन अच्छे से पूजा कर लिए तो उनका आप मान के चलिए कि 1 साल तक का फल मिल जाता है, एक ही बार में, एक दिन पूजा कहना चाहते हैं अकाउंट उनका खाली है। तो बस यही चीज है कि नवम भाव, आप ये देखिए, नवम भाव यदि हमारा प्रबल है तो हम जो भी करेंगे तो उस कर्म की सिद्धि हमें तुरंत मिलेगी, किसी न किसी रूप में मिलेगी। देखिए वो धन के रूप में मिले,
मान सम्मान के रूप में मिले, पुण्य के रूप में मिले, एक अच्छी एनर्जी के रूप में मिले, एक सिद्धि के रूप में मिले, है ना, कोई भी पत्नी के रूप में मिले, प्रेमिका के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिल सकती है। ठीक है, माइक ऑफ करें, रवि चौबे जी माइक ऑफ करें। तो ये है नवम भाव हम लोग का भूख। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आप ये देखिए उदारता हो गई, ठीक है, दान धर्म हो गया, फिर आप कितना पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं, ठीक है, दैविक शक्ति हो गई, यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधना हो गई। ठीक है, ये पंचम भाव में था, लेकिन पंचम भाव में यंत्र तंत्र मंत्र इत्यादि का ज्ञान था। नवम भाव में यंत्र मंत्र साधना है। ठीक है, पर्यटन अर्थात घूमना फिरना, पौत्र सुख अर्थात आपके पुत्र का पुत्र, आपके बेटे का बेटा। आप देख पाएंगे आज के समय ये प्रश्न भी आते हैं, गुरुजी मैं अपने पौत्र का मुख कब देख, क्योंकि आप ये देखिए पहले के समय में 20-21 साल में विवाह हो गया हम लोग सबके माता पिता का, तो 20-21 साल में शादी हो गई, 23-24 तक हम लोग सभी जातक हो गए, उसके पश्चात आगे शादी इत्यादि होकर हो गई। अब आज के समय में जो है ऐसे माता पिता की 40 साल में उनके पुत्र का विवाह हो रहा है। तो आप ये देखिए 40 साल में उनके पुत्र का विवाह हो रहा है, तो उनके पिता कितने के हो गए, 70, 60, 70। अब कई बार ऐसा होता है विवाह होने के बाद भी तो 4 साल 5 साल बाद संतान होती है, तो तब तक तो दादाजी चले जाएंगे। तो ये भी प्रश्न आता है कि गुरुजी मैं अपने पौत्र का मुख देख पाऊंगा कि नहीं, पौत्र का सुख मुझे मिलेगा या नहीं। तो ये चीज हम लोग कहाँ से देखेंगे, ये चीज भी हम लोग नवम। ठीक है, शील, आप कितने शील हैं, कितने सज्जन हैं, कितने संस्कारी हैं, आपके अंदर कितने शुद्ध भाव हैं, आपके अंदर कितना, आप कितने मर्यादित हैं, संतोष है आपके अंदर या नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि बस सब कुछ जल्दी चाहिए। संपन्नता, जो भाग्य, विकास, अधिकार मान, अधिकार मान अर्थात आपको किस प्रकार का मान इत्यादि मिलेगा नहीं मिलेगा। उच्च शिक्षा, ये देखिए उच्च शिक्षा भी यहीं से देखेंगे। ठीक है, तो हर प्रकार का आप ये देखिए शील संतोष, मतलब जो एक गुण होते हैं, जो एक सत्कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, तो सब प्रकार के गुण होते हैं। कि आपके अंदर दान का, आपके अंदर दान का भी गुण है, दया भी है, आपके अंदर शीलता भी है, आपके अंदर विनम्रता भी है, मतलब सभी प्रकार के गुण है। आप बहुत मर्यादित व्यक्ति हैं। ठीक है, बड़ों का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। ये जो एक अंदर से जिसे हम लोग बोलते हैं संस्कार, संस्कार देखिए आप सबको पता है कहाँ से आते हैं। आप लोग ठीक है मानते हैं कि परवरिश एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन परवरिश से भी हम आपको पता है ज्यादा संस्कार आते हैं हम लोग के अंश से, हम लोग का ब्लड से, हम लोग के पूर्वजों से। भाई परवरिश तो है अपनी जगह, लेकिन परवरिश के भी साथ साथ आपने देखिए यदि हमारा नवम भाव अच्छा होगा तो पूर्वजों ही भी हमारे क्या होंगे, पूर्ण रूपेण सुसंस्कारी होंगे। बिल्कुल डीएनए में चीजें होती हैं, तो जब पूर्वज हमारे सुसंस्कारी होंगे तो वो संस्कार हमें भी तो आएगा। सही नहीं? आज तो ये सब चीजें पूर्वज हम कहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ये नवम भाव आज लगभग हम लोग का पूरा हो गया सब चीजें। तो नवम भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। नवम भाव को एक दो शब्द में समझना हो तो भाग्य, व्यक्ति का भाग्य, यदि इसीलिए हम बोलते हैं एक चीज हम सबसे चतुर्थ भाव में भी हमने यही चीज बोली थी, नवम भाव में भी हम यही चीज बोलेंगे। यदि किसी व्यक्ति का उसको लगता है कि गुरुजी हमारा नवम भाव तो एकदम महादेव, मतलब महादेव ये कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए हमने उस जातक ऐसे जातकों को बोलते हैं कि ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर चले, तभी उनकी तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है, भाग्योदय हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए जन्म स्थान पर रहकर, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो नवम भाव पीड़ित है, कितना भी प्रबल करेंगे, प्रबल करते करते कम से कम 100 साल लगते हैं। इससे अच्छा क्या है, इससे जन्म स्थान से दूर यदि जाता है तो थोड़ा सा जो दुष्प्रभाव है वो कम मिलता है। और यदि किसी का और बहुत ज्यादा लगता है गुरु मेरा तो एकदम ही पीड़ित है, मतलब खाने तक की स्थिति सब चीजें या और बहुत ज्यादा पीड़ित स्थिति है, तो वो दूर इत्यादि चले जाए, वो विदेश इत्यादि से भी मतलब संबंध इत्यादि रख सकता है कि विदेश में कोई काम इत्यादि करे। उसके साथ साथ वो किराए के घर में ही रहे, वो किराए के घर में ही रहे, अपने घर इत्यादि में ना रहे, अपना घर ऐसे लिया तो आप ये देखिए दोष एकदम पूरा पूर्ण रूप में दोष का प्रभाव इत्यादि पूर्ण रूप में पड़ता है। विवाह इत्यादि की स्थिति है तो विवाह इत्यादि भी लेट से करें, अगर जल्दी हो भी रहा है तो विलुप्त जाए या विलम्ब से करें। विलम्ब का तात्पर्य 30-32 वर्ष के बाद ही करें, 30 के बाद ही करें। ठीक है, तो ये चीजें रहती। चलिए अब आप लोग हमेशा प्रश्न इत्यादि हो जाएगी, हो जाएगी, फिर तो समय मान लीजिए निकल जाएगा तो फिर क्या होगा? अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा विवाह वाली अब अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा कुछ भी निकले ना निकले पहले कर देगा तो फिर तलाक में, और तलाक के चक्कर लगाते, कोर्ट केस के चक्कर लगाते लगाते कोर्ट का हो जाएगा। तो मतलब योग आए ना जो भी आप ये देखिए, यदि कुंडली पीड़ित है तो दो ही स्थितियां हैं। अगर पहले विवाह हो भी गया है तो भी 30-32 तक कष्ट संघर्ष झेलना है, नहीं हुआ है
अच्छी सी। ठीक है जी, सुमेश जी प्रश्न बताएं। सुमेश जी ठीक है, मैं अच्छी नवम भाव से माइक ऑफ करें, श्योर शुक्ला जी माइक ऑफ करें। आप माइक ऑन करके हंसा मत करिए, है ना। वैसे भी आपका नवम भाव थोड़ा सा पीड़ित है, तो इसलिए हंस किया करिए, फिर माइक ऑन किया करिए, ठीक है, ताकि हंसी का अंतिम भाग सुनाई दे। ठीक है, चलिए सोमेश जी प्रश्न बताएं। अभी आपको बताया नवम भाव से अपन उच्च शिक्षा देख रहे हैं जी, उच्च शिक्षा देख रहे हैं, और पंचम भाव से अपन ग्रेजुएशन के पहले तक का वो देखेंगे। चतुर्थ से ग्रेजुएशन के पहले तक हमने आपको पंचम भाव में डिग्री उग्री का कुछ है ही नहीं। पंचम भाव से हम कोई डिग्री इत्यादि नहीं देखेंगे। विद्या लिखा रहता है सब उसमें। तो विद्या डिग्री कहाँ होती है? विद्या तो ज्ञान होता है। विद्या हॉबी कला क्षेत्र वो कला हो गई नहीं। हम हॉबी पे नहीं भी पहुंचे हैं, तो शिक्षा आप ये देखिए, शिक्षा इतनी डिग्री कि आप शिक्षित है या नहीं है, क्योंकि डिग्री इत्यादि से देखा जाता है कितने शिक्षित हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट की है, शिक्षा हो गई। विद्या अर्थात ज्ञान, कि आपने ने कितना ज्ञान लिया है। तो आप ये देखिए ज्ञान इत्यादि जो वो हम पंचम से देखेंगे। जैसे मान के चलिए भाई, जो जितना भी आपको ज्योतिष का मान के चलिए पूर्ण ज्ञान है, लेकिन डिग्री आपके पास ज्योतिष की एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग चतुर्थ पंचम इत्यादि। तो जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा हम लोग नवम भाव से पूर्ण देखेंगे। नवम भाव यदि हमारा अच्छा रहेगा तो उच्च शिक्षा की डिग्री। ऐसे ही हमने ये भी बताया कि कई लोग अगर जीवन भर पढ़ते रहते हैं, कई लोग 80 साल में भी तो पढ़ते हैं, 50 साल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आप देखिए, वो जो पढ़ रहे हैं वो लोग निरंतर जो खोज पे लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी खोज विषय मतलब खोज कर रहा है, तो क्या देखेंगे? अष्टम भाव, अष्टम। ठीक है, अष्टम, क्योंकि वो डिग्री के लिए शौक के लिए पढ़ रहा है। किसी को किताब पढ़ने का शौक होता है, किसी ने 1000 किताबें पढ़ी है, वो अष्टम है। मतलब सॉरी, अगर वो खोज के लिए पढ़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को शौक है किताब पढ़ने का, कि गुरुजी एक आध लोग ऐसे हैं कि गुरुजी मैं जब तक कुछ मतलब बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, भले 1 पेज पढ़ूँ 2 पेज पढ़ूँ, तब तक मुझे नींद नहीं आती, तो मैं बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। ये क्या है? शौक, मतलब सो जाता हूँ, मतलब वो पूरी बुक पढ़ते, ऐसा नहीं कि सोने के लिए बुक पढ़ते हैं, है ना। तो ये आपने देखे शौक है, किसी व्यक्ति को शौक है, तो वो हम लोग पंचम भाव से देखेंगे। ठीक है, ज्ञान के लिए बैंक हम लोग पंचम भाव यूज करेंगे, रिसर्च खोज के लिए है अष्टम भाव यूज करेंगे, उच्च शिक्षा की डिग्री के लिए है वो नवम भाव यूज करेंगे, बाकी जो डिग्री इत्यादि के लिए है ग्रेजुएशन तक की डिग्री के लिए फोर्थ भाव। मुझे 12th के बाद सब्जेक्ट चूज करना रहता था, उस समय प्रश्न आता था कौन सा? चौथे से ही देखिए। हाँ, चौथा इत्यादि देखेंगे, चौथे का पंचम इत्यादि की कौन सा वो है, लेकिन मेन विशेष रूप से चौथा इत्यादि। ठीक है, चलिए बोले दीपू जी, फिर पीयू जी, क्या खरीदी हुई डिग्री? खरीदी हुई डिग्री तृतीय भाव से। अब खरीदी हुई डिग्री मतलब अगर आप देखिए पीएचडी इत्यादि तो मतलब अब नहीं मिलती, आई थिंक अब बंद हो गई, पहले मिलती थी, मिल रही है अभी भी। तो अब आप देखिए, हमें नहीं पता, कोई भी आप अगर खरीद के ले, देखिए अगर खरीद के भी डिग्री ले तो हम लोग नवम भाव से दिखेंगे। बस उसमें इतना दिखेगा कि वो डिग्री का किसी प्रकार का आपको ज्ञान नहीं है, मात्र डिग्री आपके पास। अगर नवम भाव जैसे प्रबल है, तो ज्यादा ही सुख वाला नवम भाव, सुख वाला भाव मतलब कैसे? नवम भाव में कुछ ज्यादा शुभ ग्रह, सुख वाले ग्रह बैठ गए, तो व्यक्ति को बैठे बिठा इतना होगा, वो डिग्री मिल जाएगी, और लेकिन उसको कुछ ज्ञान नहीं होगा उस डिग्री, उस विषय से संबंधित, इस विषय में पीएचडी। ठीक है जी, पीयूष जी प्रश्न बताएं। विदेश यात्रा यानी विदेश में सेटल होना होगा या विदेश जाना कहलाएगा? नहीं, विदेश जाना एक प्रकार से तृतीय भाव से बड़ा भाव विदेश है। जैसे कोई व्यक्ति 6 महीने के लिए विदेश, 1 साल के लिए। अब अगर किसी व्यक्ति का ये प्रश्न है कि फाइनल सेटलमेंट हमें वही विदेश में होना है, तो उसके लिए नवम तो देखना ही है। नवम के साथ साथ और आगे आने वाले समय में एक आध भाव और आएंगे, जो हमें देखना पड़ेगा कि उसको फाइनल, जैसे विदेश सेटल या कई लोग विदेश सेटल हो गए परमानेंट सेटल। ठीक है, तो उसके लिए और दूसरे भाव की आगे देखना पड़ेगा। नवम भाव अच्छा होना चाहिए कि खराब होना चाहिए? नवम भाव अच्छा होना नहीं, भाग्य है, भाग्य खराब हो जाए। अभी जैसे आपने बताया नहीं, नवम भाव खराब है तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करे, तो वो वही व्यक्ति दूर जाता है जिसका नवम भाव खराब है, क्योंकि जिसका नवम भाव विदेश अच्छा यात्रा है, गुरुजी विदेश यात्रा तो जन्म स्थान से दूर हो गया ना, जहाँ विदेश में जाके सेटल हुआ। तो तभी तो विदेश यात्रा तभी होगी जब व्यक्ति का नवम भाव खराब होगा, भाग्य खराब होगा। तभी तो आप सोचिए कि व्यक्ति अपने से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से सबसे दूर चला जाता है, तो ये खराब हुआ तभी सबसे दूर गया। असली सुख क्या है? घर परिवार सबके साथ है, सही है कि नहीं? विदेश में जाके सबको साथ लेके जा रहे हैं, अब सबको साथ लेके जा रहा है, तब तो भाई अच्छी बात है। हमारी जैसी स्थिति तब तो सब अच्छा है, ऐसा नहीं कि फिर खराब है। ठीक है, तब सामर्थ्य वाले तभी सबको लेकर जाना है। चलिए प्रतीक जी प्रश्न
पे है और सब परिवार आदमी भी जगह पे शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है, देखिए कई बच्चों का जन्म जो अपने ननिहाल में होता है, अपने मामा के होता है, ठीक है, तो 7-6 महीने या 2-4-6 महीने मामा क्या रहेगा, फिर अपने परिवार में आ जाते हैं। परंतु वो अगर अपने घर परिवार में है, जहाँ उनका संपूर्ण घर परिवार है, अपना परिवार है, वहाँ रह रहे हैं, तो भी अच्छा माना जाएगा, पूरे परिवार के साथ है, तो उसमें कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाएगा और वो पीड़ित भी नहीं माना जाएगा, वो भाग्य अच्छा होगा। ठीक है, गुरु जी एक प्रश्न और था। जी बोले बोले प्रतीक जी, हम किसी बात नहीं बोले। लग्नेश के लिए आपने बताया था कि जैसे लग्न के जो हमारे जो स्वामी हैं उनकी एक माला करनी चाहिए, तो क्या इस तरीके से इसमें नवम भाव में भी जो हमारे भाग नहीं इस तरीके से नहीं, नवम भाव में आके देखिए मजबूत करने के लिए वो हमारे इष्ट और हमारे गुरु, जैसे पंचम भाव में आके देखिए, हमने आपको सब बताया था कि पंचम भाव में क्या देखते हैं, अपने इष्ट एवं अपने गुरु इत्यादि के बारे में बिल्कुल धार्मिक अंतर यहीं से देखेंगे। तो जो हमारे इष्ट होंगे, क्योंकि आपके देखिए भाग्य को प्रबल करना है ना, भाग्य को प्रबल करने के लिए जब हम अपने इष्ट को प्रबल करेंगे, ठीक है, इष्ट मतलब आपके देखिए, इष्ट मतलब एक प्रकार से ये होता है कि जिस एनर्जी, जिस ऊर्जा से जुड़कर आप कंप्लीट हो जाए। हर एक व्यक्ति देखिए अधूरा है, ठीक है, किसी के अंदर है ना अकेलापन है, वो अधूरा है, किसी के अंदर अधूरा ज्ञान है, वो तो है, ठीक है, और हर एक इंसान अंदर से कहीं ना कहीं अकेला है, एक अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर पूर्ण होता तो यहाँ क्यों आता, हम लोग के बीच क्यों रहता हुआ, ठीक है, जो व्यक्ति वो अपूर्ण है, अब वो जिस एनर्जी से मिलकर पूर्ण होगा, वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, वो कोई शक्ति के रूप में हो सकती है, वो कोई देवी के रूप में हो सकती है, कोई इष्ट के रूप में हो सकते हैं, तो जैसे ही हम उस एनर्जी से मिलते हैं, हम पूर्ण हो जाते हैं। यही पूर्णता का भाव ही क्या है, यही पूर्णता का भाव ही आप एक प्रकार से मानिए चलिए कि नवम भाव। तो हम कब पूर्ण होंगे, जब हम अपने इष्ट से मिलेंगे, जब हम अपने इष्ट से मिलेंगे, तो जैसे ही हम अपने इष्ट से मिलेंगे, हम अपने इष्ट की ओर आराधना इत्यादि करेंगे, आकर्षण, क्योंकि आप देखिए प्रकृति है, आपने भी देखा होगा कि हम लोग पूर्ण रूप में 11 इंद्रियों से जिस विषय को के पीछे जाते हैं, जिस विषय के बारे में सोचते हैं, वही विषय हमसे कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं, सही है कि नहीं? हम लोग आपने देखिए, अगर नेगेटिव एनर्जी से जुड़ते रहे, हमेशा नेगेटिव सोचते विचारते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी नेगेटिव चीजें होने लगेंगी, सही है कि नहीं? तो यही सब चीजें हैं कि इष्ट क्या है, जो हमें संपूर्ण रूप से हमारे जीवन को आंतरिक रूप से पूर्ण करेगी। ये नहीं कि जो इष्ट हमें 1 करोड़ 100 करोड़ दे दे तो वो हमारे इष्ट हो गए ना, है ना, हमें आंतरिक, क्योंकि 1 करोड़ 100 करोड़ खत्म हो जाएगा एक समय पर, ठीक है, तो हमारे पूर्ण आंतरिक मनोभाव को पूर्ण करे, वही इष्ट इत्यादि हो, ठीक है। चलिए वैदिक संदीप के प्रश्न बताएं, केशव जी का प्रश्न वैदिक संदीप जी बोले जी, प्रश्न अभी हमारे पास अभी एक कुंडली आई है, तो उनका प्रश्न ये है कि हमारा जो करियर कैसा रहेगा, तो मैंने उनका कुंडली देखा, पर मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसमें कहाँ देखना पड़ेगा। बस वही सर, देखिए अभी करियर पे तो हम पहुंचे ही नहीं है, अभी करियर में हम क्या क्या पहुंचे, बिल्कुल दशम भाव कल होगा, क्योंकि दशम भाव से हम कर्म क्षेत्र देखते हैं, तो आप ये देखिए षष्ठ भाव से आप ये देखिए, अगर वो नौकरी के विषय में पूछ रहे हैं, तो आप षष्ठ भाव देखिए कि छठा भाव का स्वामी कौन है, कहाँ क्या कैसी स्थिति में बैठा है, ठीक है, तो छठे भाव से हम लोग नौकरी देखते हैं, ठीक है, तो सबसे मेन जो मुख्य भाव है कर्म क्षेत्र, जैसे हमने क्या बोला, धर्म क्या है नवम, कर्म क्या है दशम, कर्म मतलब अब उसमें सारे कर्म, हमारा कर्म क्षेत्र हो गया, हमारा करियर इत्यादि हो गया, जो हम लोग कल चर्चा करेंगे, कल मतलब कल संदेश आए से परसों चर्चा करेंगे, ठीक है, तो जो दशम भाव इत्यादि उससे हम लोग कर्म क्या देखेंगे, तो देख के आपको पूर्ण रूप में पता चलेगा, उसमें कोई, ठीक है। अगर उनका कहना यही है कि हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वही देखना पड़ेगा, सब सारी चीजें, क्योंकि वो शुरू क्या कर रहे हैं, काम है ना शुरू कर रहे हैं, सही है कि नहीं, वो नया काम हो पुराना काम हो, तो सारी चीजें, मतलब जैसे हमने क्या बोला कि भाई पत्नी को देखना है, गुरु जी आप हमारी कुंडली से दिखाइए हमारी पत्नी कैसी दिव्य दृष्टि से, अब गुरु जी अगर वो पूछेगा कि गुरु जी हमारी पत्नी का स्वरूप कैसा रहेगा, लंबी रहेगी या मोटी रहेगी, नाटी रहेगी, तो गुरु जी सप्तम भाव से ही देख करना सब सारी चीजें बताएंगे पत्नी के बारे में, तो वैसे ही जब कर्म के बारे में व्यक्ति पूछेगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से दशम भाव से हम लोग सब सारी, ठीक है। केशव उपाध्याय जी बोले, फिर आशीष जी बोलिएगा, बोले केशव उपाध्याय जी प्रश्न बताएं, बोले केशव। बड़े बड़े तकनीक होते हैं और क्या बड़े बड़े धर्म ग्रंथ जो दिया तो यहीं से लिखा जाएगा, बिल्कुल। आप ये देखिए अगर कोई कंटिन्यू मतलब बड़े बड़े, अगर आप कोई बड़े शंकराचार्य जी हैं, आपको कोई प्रकार का ज्ञान है, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ इत्यादि सारी चीजें, पूर्ण रूप में आप धार्मिक भी है,
है और उसी प्रकार ये ग्रंथ इत्यादि पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं सब ज्ञान इत्यादि, तो वो सब नवम भाव मतलब पूर्ण रूप में धार्मिकता का भाव, एकदम शुद्ध भाव। मतलब एक प्रकार से जहाँ आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे मतलब जाते जाते आप एकदम आंतरिक रूप से शुद्ध होने लगते हैं, तो वो नवम भाव। आगे 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 हम आप लोगों को यात्रा बताएंगे, माइक ऑफ करें, आगे हम आप लोगों को यात्रा बताएंगे। कल क्योंकि अष्टम भाव हुआ, आप लोग नहीं अच्छे से पढ़े, कोई भी हम आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति का हमको अष्टम भाव अभी मतलब दिखा नहीं कि अष्टम भाव व्यक्ति है, या पंचम भी नहीं दिखा कि उतना पंचम भी व्यक्ति है। सब लोग आप लोगों का सुस्त पड़ा लगता है। आप लोगों का अष्टम भाव आप ये देखिए कि अष्टम भाव है मृत्यु। अष्टम भाव है मृत्यु। तो जब अष्टम भाव मृत्यु हुआ तो अब तो उस जातक की मृत्यु हुई, सही कि नहीं? अब तो आप ये देखिए उस जातक की मृत्यु। सप्तम भाव शादी विवाह हुआ, संतान इत्यादि भी हो गई, प्रेम इत्यादि भी हो गया, सब सारी चीजें हो गई। अब विवाह के बाद जो अष्टम भाव है वो पूर्ण रूप में आप ये देखिए कि अध्यात्म की ओर और मृत्यु की ओर जाने वाला है। मृत्यु का तात्पर्य यह भी होगा कि अगर हम लोग इससे शरीर से पूर्ण रूप में माया मोह को खत्म कर दें, विकारों को खत्म कर दें, तो भी एक प्रकार से हमारे शरीर की मृत्यु, मतलब क्योंकि व्यक्ति से पूर्ण हो जाता है। तो मृत्यु के बाद फिर नवम से क्यों? मृत्यु के बाद आप ये देखिए कि नवम भाव क्यों है, फिर नवम दशम एकादश द्वादश क्यों है, और नवम मृत्यु के बाद फिर कैसा भाग्य इत्यादि सब चीजें है ना। इस प्रश्न पे आपको रहेगा सब चीजें, इस प्रश्न पे विचार करिएगा। जब हम 12वें भाव में पहुंचेंगे तब फिर इसको केशव उपाध्याय के प्रश्न बोले। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब बाप से जैसे कि वो न्यायाधीश है, अदालत है, कानून कोर्ट कचहरी के फैसले इत्यादि, यहाँ पे भी देखा जाए नवम भाव से। नवम भाव नहीं, नवम भाव से ये क्यों देखा जाएगा ना, पढ़ा था वो। बिल्कुल ना भाई, नवम भाव आप ये देखिए धर्म इत्यादि का भाव, धर्म से कोई मतलब ही नहीं नवम भाव नहीं। तो आप दिखाइएगा, या तो गलत पढ़ा होगा या तो गलत लिखा होगा, या तो लॉजिक आप बताइए तो हम मान लेंगे भाई। जैसे आप प्रकट कीजिए, जैसे हमने अभी भाई तर्क दिया कि वो सब चीजें नवम भाव तो ऐसा बोले आशीष जी। गुरुदेव द्वितीय भाव के बारे में जरा एक विवेचना कर दीजिए, क्योंकि मैं उस दिन वृंदावन में रास्ते में था तो मैं नोट नहीं कर पाया। अभी हम कर देते हैं, चलिए ठीक है, थोड़ी देर से अभी हम कर देते हैं। चलिए आचार्य पंकज जी प्रश्न बताएं। गुरु के लेकर के प्रथम भाव से लेकर के पंचम भाव तक योग नहीं बना पाया, तो किसी ग्रुप में जो व्यक्ति अगर लिखा हो आप लोगों में से यदि किसी जातक ने लिखा हो तो अलग होगा, ठीक है, लिखे तो आप बिल्कुल हम समझ गए, सभी का यही प्रश्न है। तो बिल्कुल जिन्होंने भी लिखा हो तो आप लोग मतलब ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो बाकी जो जातक ज्ञान पिपासु हैं लेकिन किसी कारणवश ग्रहों के मतलब ग्रह प्रतिकूल होने की वजह से वो ज्ञान उनको नहीं प्राप्त कर पाए है ना, उस भाव से संबंधित उस विषय का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो आप लोग का भी अपना गुरु प्रबल कर देंगे ज्ञान लेकर, और वो लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे ज्ञान को पाकर। ठीक है, तो आदान प्रदान आप लोग कर दीजिएगा तो सभी लोग पूर्ण हो जाएंगे, धीरे धीरे पूर्णता की ओर जाएंगे हम लोग। ठीक है सर, जो आपने चार्ट भेजा वो तो सफिशिएंट है, वैसे नोट्स तो बनाया ही है सर। जी जी हाँ, चार्ट में बनाए तो भेज दीजिएगा। जो लिखे चलिए प्रभात गुरु जी ये पूछा जा रहा था कि जैसे एक व्यक्ति है हमारे परिचित में, तो उनको उनकी जमीन जायदाद मतलब करोड़ों की मिला, पैसा कैश उनका नाम भाव मतलब उनके पूर्वजों से, पिताजी से, लेकिन उन्होंने वो सब खत्म कर दिया, इधर उधर करके। वो आज उनके पिताजी भी चले गए, वो भी खत्म। उनका नाम भाव अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो नवम भाव अच्छा हुआ ना, पूरा राज योग तो उन्हीं ने भोगा भाई, उनके पूर्वजों ने इकट्ठा करके उनके लिए रख दिया, तो उन्होंने पूरा भोग किया, भोग करके खत्म कर दिया, तो अच्छा हुआ, भाग्य से मिला ना नवम भाव। हाँ, दिक्कत तब होती कि सब खत्म कर दिया, अभी खाने के लिए भी नहीं है, क्या ऐसी स्थिति है? जी वैसी स्थिति नहीं लगती है। अच्छा, मतलब खाने के लिए भी अब नहीं बचा है, बहुत कम हो गया। हाँ, तो वही मतलब की है कि आप ये देखिए कि वही है कि नवम भाव आप ये देखिए पूर्ण रूप में कि कहीं ना कहीं, और इसका तात्पर्य ये भी है कि जो धन उनको प्राप्त हुआ है वो धन कहीं ना कहीं दूषित धन है। देखिए नवम भाव से पूर्वजों इत्यादि का धन मिलता है, लेकिन यदि हमारे पूर्वजों का आप ये देखिए हमें दूषित धन मिलेगा तो तभी ये कंडीशन होगी कि तभी वो पूर्ण रूपेण धन आप ये देखिए धीरे धीरे हम यूज करते करते क्या कर देंगे, पूर्ण रूपेण खत्म कर देंगे। ये स्थिति तभी होती है।
दशांश या द्विदशांश जो भी होता है पूर्व पे 20% की अगर वो निकालते आए हैं, धन की शुद्धि होती है, इससे धन फिल्टर होता जाता है। अगर जो भी धन आया है, भाई सबको पता है बुरा धन आ रहा है, रिश्वत आ रहा है, गलत तरीके से आ रहा है, तो धन को फिल्टर करने का हम लोग यही तो करते हैं, हम लोग उनका दशांश ले लेते हैं, ठीक है, तो उनका तो धन फिल्टर हो जाता है, लेकिन हम लोग का धन अशुद्ध हो जाता है। तो आप ये देखिए कि अगर गलत धन की प्राप्ति होगी तो उसका भोग जो है अगर हमारे संतान इत्यादि पुत्र करेंगे, और अगर वो धन खत्म हो रहा है, जिस प्रकार आपने बताया, ऐसे ही काफी लोग को हम भी जानते हैं कि उनके पूर्वज से उनको पर्याप्त धन मिला, लेकिन हर प्रकार से धन का भोग, हालांकि उसके पास अभी भी बहुत है, लेकिन पर्याप्त धन इत्यादि का भोग किया। तो इस प्रकार की स्थिति का तात्पर्य है कि जो धन प्राप्त हुआ है वो दूषित धन है, और दूषित धन ज्यादा नहीं चलता है, दूषित धन वंश को खत्म कर देता है। दूषित धन धीरे धीरे कर करके आते देखिए पूरे वंश को खत्म कर देता है, तो ये स्थिति आ जाती है। इसीलिए ये तो हमने बोला कि नवम भाव, तो फिर उनका नवम भाव अच्छा नहीं हुआ, नवम भाव अच्छा इत्यादि हुआ, उनको भले मिला है, लेकिन जो उन्होंने पूर्णपण खत्म कर दिया, आप देखिए तो इससे नवम भाव अच्छा नहीं माना जाएगा, तो वो धन दूषित इत्यादि माना जाएगा। ऐसे धन से संबंधित व्यक्ति राजयोग भोग तो सकता है, लेकिन कभी सुखी नहीं रहता। आप ये देखिए कभी वो सुखी नहीं रह पाएंगे, मतलब खुश नहीं रह पाएंगे, ये चीज। दान करने के बाद भी धन थोड़ी शुद्ध हो जाएगा जी सोमेश जी, दान करने के बाद भी धन शुद्ध थोड़ी हो जाएगा सर गुरु जी। ऐसा अगर मान लो अन्याय से कमाए लोग तो ये तो आप बोल रहे हैं, हमने तो ये कहा ही नहीं, ये तो आपने थोड़ा सा वैसा एक्स्ट्रा में समझ लिया।